आपका होस्ट एंड दोस्त आ चुका है विकास कुमार आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के सेशन लेकर, जो कि हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं करता हूं आपका हार्दिक स्वागत और जुड़ जाइए मेरे साथ आज के करंट अफेयर्स के लिए, जो रहने वाला है एकदम से मेगा शो और बिल्कुल बेसिक रहेगा। जो आपका लेवल का एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या आरएस लेवल का कंटेंट दिया जाएगा इसमें, और उसमें क्वेश्चंस को बताया जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और सुनते हुए आसानी से नोट करते जाना है। साथ में आप अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, सभी साथियों को बुला लीजिए। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हो वहाँ जाकर या एक बार आप इसको सेशन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सेशन को शेयर कर दीजिए जिसमें कि आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है, जहाँ पर भी आप लिंक सेंड करके सभी साथियों को जोड़ सकते हैं। हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। और आज का मोटिवेशनल कोट है, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचता है। तो आदमी में सबसे पहले एक जुनून के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक आशा होनी चाहिए और खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बिल्कुल सही है, और मैं सही रास्ते में जाकर उस काम को पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खुद निराशावाद है, खुद में आत्मविश्वास नहीं है। यदि आत्मविश्वास आपके अंदर है, एक आशा आपके अंदर है, एक आगे बढ़ने की इच्छा आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल कामयाबी को हासिल कर लोगे और बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। लेकिन आपके मन को स्थिर रखते हुए, आशावादी बनते हुए, आत्मविश्वास रखते हुए, जुनून और साथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। और ये निश्चितता कर लेनी है खुद से कि जो मैं भी जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है मेरे लिए, और इसमें मैं बिल्कुल हासिलता प्राप्त कर लूँगा, सफलता प्राप्त कर लूँगा। यूँ नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए वो काम कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए साथियों कोई काम नहीं करना। वो काम करना है खुद के लिए, खुद की मेहनत खुद के काम के लिए करनी है, और वो मेहनत इतनी करनी है कि एक ना एक दिन उसमें सफलता प्राप्त की जाए। तो उसके लिए जुनून से, रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ये आज की मोटिवेशनल लाइन थी, इसको जीवन में उतार लेना है और आगे चलते हैं और आगे बताएंगे। आप देखिए भाई सुनील मीना का राजस्थान पुलिस से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों का श्री जी क्लासेज की तरफ से श्री जी क्लासेज में पढ़ने के बाद सिलेक्शन हुआ है, हमारे गुरुजनों के द्वारा दी हुई शिक्षा से इनका सिलेक्शन हुआ है। इन लोगों ने सेवा पात्र समझा, इन्होंने हमारे लिए श्रेय दिया। तो ये भाई साहब सुनील मीणा थे जो कोटा सिटी से सेलेक्ट हुए। इसके अलावा अशोक मीणा जी जो कोटा सिटी से, शिवराज मीणा कोटा सिटी से, मनीष बेरवा कोटा सिटी से, और साथ के साथ में ये भैया है शिवराज जी है ना, महावीर प्रसाद, इनका भी कोटा सिटी से, कोटा ग्रामीण से सिलेक्शन हुआ है। इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, इनके घर वालों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन पढ़ने से पहले दोस्तों आपको नोटबुक में नोट करते हुए जाना है, और नोटबुक में नोट करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि अपनी जो पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई को रट्टाफिकेशन के साथ नहीं करना। ये सेशन स्पेशल रहा है दोस्तों, तो ये सेशन रहा है अपने लिए स्पेशल। ये ट्यूशन है, ये यूपीएससी लेवल से मैं ट्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाएगी। बस आपको बैठकर सुनना है और नोटबुक में नोट करते हुए जाना है, और साथ में समझना है कि सर बोलना क्या चाहते हैं। एक एक वर्ड को आप सुनने की कोशिश करें। शायद मैं बोर्ड में कम लिखूँ, लेकिन आपको लिखना है ना। चलते हैं हम ट्यूशन का। आज का पहला, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए थे? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है पहले तो ये बता दीजिए आप। भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, और ये किस विदेशी यात्रा पर अभी हाल ही में गए हुए थे, क्यों गए हुए थे, सारी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये गए हुए थे दोस्तों अमेरिका की यात्रा पर। कहाँ पर? अमेरिका की ये यात्रा पर गए हुए थे। अब ये क्यों गए थे वे अमेरिका की यात्रा पर? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा में गए हुए थे। तो ये क्यों गए हुए थे अब सुनिए। आपने एक शब्द सुना होगा जब आप 10th या 12th क्लास में पढ़ते होंगे, तो 10th या 12th क्लास में आपने वर्ड सुने होंगे कि पूंजीवाद और साम्यवाद।
पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब होता है वो पूंजीपति लोग, वो उद्योगपति लोग, वो व्यापारी लोग जो क्या करते हैं, अपना व्यापार करने के लिए, अपने उद्योगों को चलाने के लिए क्या होते हैं, एक तरह से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब आज़ाद होते हैं। वो आज़ाद क्यों होते हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो उद्योग किए जा रहे हैं वो बड़े लेवल से किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल से किए जाते हैं, और वो सभी ज़रूरतों को सरकार के आदेश के बिना ही, सरकार को पता चले बिना ही, पहले से जो उनकी जो ज़रूरतें आने वाली है सरकार की तरफ से जो आदेश आने वाले हैं, किस किस की चीज़ की कमी होने वाली है किसी देश में, उन सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा रखते हैं, और इकट्ठा रखकर वो क्या करते हैं, उसका उत्पादन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे हम बात करते हैं तो पूंजीवादी का मतलब होता है उद्योगपति, जो पूंजीवादी होते हैं उनके द्वारा पैसा कमाया जाता है। सरकार को बस इस बात से मतलब होता है कि क्या इसका जो उद्योगपति काम कर रहे हैं इसका टैक्स गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रूप से पहुंचा जाए। सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती पूंजीपतियों के साथ में। लेकिन क्या होता है, जो साम्यवादी लोग होते हैं, साम्यवादी का मतलब होता है कि जो संसाधन वगैरह है, वो शासन व्यवस्था है, ये सभी के लिए समान होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बनी, जैसे कि आज ये पेन बना तो ये सबका अधिकार है, इस पेन को ये खरीद सकता है। ये साम्यवादी का अर्थ हो गया। आगे बात करते हैं इसमें पूंजीवादी की। तो पूंजीवादी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम ले लूँ मैं आपको, आप जानते हो रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो जो मुकेश चच्चा की कंपनी है। अब रिलायंस जियो की हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी हाल ही में 2-4 महीने की पहले बात हुई थी, मोदी जी आए थे, कौन सा शो होता है उनका शाम का, याद है आपको, मन की बात। मन की बात में मोदी जी ने क्या बोला कि भैया देश में खिलौनों का उत्पादन शुरू होना चाहिए। समझ रहे हो आप क्या बोला? मोदी जी ने बोला बच्चों के लिए खिलौनों को विकसित करना है, खिलौने लाने हैं मार्केट में, बच्चों को खिलौनों के साथ खिलकने उनके लिए बनाने होंगे, बच्चों के लिए खिलौनों का उत्पादन बढ़ाना होगा, उनका जो मस्तिष्क है उसका जो विकसित नहीं हो रहा उसको विकसित करने के लिए उनको खिलौने की ज़रूरत पड़ने लग गई। मोदी जी ये बोले गए। लेकिन ये मोदी जी ने बोला टीवी में आकर मन की बात में, इससे पहले ही मोदी जो मुकेश चच्चा जी इनको पता लग जाता है, और इनको पता लग जाता है और बताया जाता है कि अब भारत में मोदी जी के द्वारा बोला जाएगा खिलौनों की कमी आने वाली है, ऐसा करते हैं खिलौनों का भी उत्पादन शुरू किया जाए। तो मुकेश चच्चा जी क्या करते हैं, जाते हैं और सबसे पहले जो देश के सुपर ब्रांड है, विदेशी ब्रांड है, उसी ब्रांडों को लेकर आते हैं और खुद के द्वारा इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। किनके द्वारा? मुकेश चच्चा के द्वारा। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही कि पूंजीवाद चल क्या रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री ने बोल दिया कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की यूनिट लगवानी है। मुकेश चच्चा को पहले पता लग जाता है, 15 दिन पहले सपने आ जाते हैं कि मोदी जी बोलने वाले हैं, और मोदी जी बोलने वाले हैं भारत सरकार को जरूरत पड़ने लग गई पेट्रोल यूनिट की, चलते हैं इसके बारे में उत्पादन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इनको बिल्कुल एक तरह से सपना आ जाता है कि आज ये मुद्दा चल रहा है, कल आने वाले 5 दिन 10 दिन 1 महीने बाद मोदी जी आकर टीवी में बोल देंगे, हमें पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए हमारी प्लानिंग। तो मुकेश चच्चा पहले से विदेशी कंपनियों के साथ तालमेल करके उनका उत्पादन की यूनिट की उत्पादन करने के लिए आपस में तालमेल बिठा लेते हैं, कंपनियों को बुलावा दे देते हैं, उत्पादन शुरू करने लग जाते हैं। तो इनको पहले से सपना आ जाता है पूंजीपतियों को कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या बनने वाली है, और गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट बनने वाली है उसी को पूरा करने के लिए ये लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को अच्छा मुनाफा, अच्छे जो भी ज़रूरत होती है वो कमा के दे देते हैं, मुनाफा भी कमा लेते हैं, गवर्नमेंट के भी टैक्स चला जाता है और इनका बेनिफिट हो जाता है। तभी तो एशिया के नंबर 1 आदमी बने हुए हैं, आपको पता है। मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर में, गौतम अडानी सेकंड नंबर पे। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो इसके अनुसार ये क्या करते हैं कि इनका कोई नियम या कोई भी इनको आज़ादी जो होती है वो फ्रीडम होता है। अपन जैसे लोग क्या होते हैं, कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा, सरकार का आदेश आएगा, ऑर्डर लिस्ट निकलेगी, तब जाके अपन कोई काम के बारे में सोचेंगे। ऐसे पहले नहीं सोचेंगे अपन, पहले तो अपन बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ करना है। अपन क्या करेंगे, सरकार के आदेशों की पालना करते हैं। बहुत अच्छे आदमी रहते हैं, ठीक है। उद्योगपति क्या करते हैं, सरकारों के आदेशों के पहले ही अपना कार्य स्टार्ट कर देते। तो ये बात है। अब बात हो रही इस ट्यूशन की। अब इस ट्यूशन में क्या बोलना चाहता है कि जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो विदेश यात्रा अमेरिका चले गए। अब अमेरिका क्यों चले गए, तो आइए इस बारे में भी बताते हैं। दोस्तों क्या हुआ है कि आपने सुना होगा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर चली हुई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर चली हुई है, तीसरी लहर आने की भी आशंका है। भारत में वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की कमी
को आपने बिल्कुल देखा होगा। इसमें क्या हुआ कि भारत में क्या होता है कि जब एक कंपनी है अमेरिका की, नाम तो सुना ही होगा, फाइजर वैक्सीन सुना है। फाइजर वैक्सीन है जो अमेरिका की कंपनी है। वो जब भारत में कोरोना महामारी में आई थी, जब भारत में वैक्सीन चल रही थी, भारत की 2 वैक्सीन है जो भारत की खुद की उत्पादित खुद की कंपनी है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट की कंपनी है और एक बायोटेक कंपनी है। इनके द्वारा कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई गई थी। इसके अलावा जो फाइजर वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन वो वैक्सीन है दोस्तों जिसने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगा दी। दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई जो 12 से 15 साल जो किशोरावस्था के आदमी है, किशोरावस्था वाले बच्चे, इनको वैक्सीनेशन लगवा दी गई है। कहाँ पर लगवा दी गई है? कनाडा में लगा दी गई है, यूएस में लगा दी गई है ना, यूके में लगा दी गई है। ये सारी चीज़ लगाने वाली कौन सी है? फाइजर वैक्सीन है। अभी हाल में भारत के बायोटेक द्वारा भी बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसका भी ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है। अब बात चल रही है फाइजर वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन कोरोना महामारी के चलते हुए भारत में आती है और भारत में आकर भारत सरकार से बोलती है कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और DGCI इन सब से बोला जाता है, पता है, ड्रग्स कंट्रोलर और इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइज जो कमिटी है जो भारत की है ना, तो उनको बोला जाता है कि सर हम फाइजर वैक्सीन वाले हैं, तुम्हारे भारत में वैक्सीन की कमी को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी वैक्सीन आपके नागरिकों को लगा दी जाए। किसने बोला? फाइजर वैक्सीन ने। फाइजर वैक्सीन ने ये बोल दिया तो भारत सरकार बोलती है कि आप वैक्सीन तो दे दोगे, लेकिन वैक्सीन के बाद में जो घटनाएं घटित होगी, मान लो कोई भी आदमी के वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा, कोई आदमी बीमार हो जाता है या कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि आदमी की मान लो मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना? किससे बोला? फाइजर वैक्सीन से। तो फाइजर वैक्सीन ने ये बात बोली कि सर हम लियाबिलिटी मतलब इसकी जिम्मेदारी हम ले नहीं सकते। तो हम ले नहीं सकते तो ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर DCGI ने क्या बोला कि आप हमारे नियमों की पालना नहीं करने वाले, नियमों की पालना नहीं करोगे तो हम आपकी वैक्सीन को कैसे ले सकते हैं। ये बात बोल दी फाइजर वैक्सीन से, ठीक है, ये फाइजर वैक्सीन से बोल दी गई। अब क्या हुआ दोस्तों अब क्या हुआ कि भारत में ICMR ने DCGI ने फाइजर वैक्सीन को मना कर दिया और बोला गया कि भैया तू लियाबिलिटी दे दे, पहले अपनी जिम्मेदारी ले ले और जिम्मेदारी लेकर ही क्या करे, काम करने लग जा, आजा दे दे हमें फाइजर वैक्सीन। ये किसने बोल दिया? भारत सरकार के द्वारा भी बोला गया, ठीक है। फाइजर वैक्सीन ने ये बोला ठीक है मैं कोई बात नहीं, आप अपनी वैक्सीन से काम चलाओ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड से काम चलने दो। और कोवैक्सीन कोविशील्ड की बात करते हैं, यदि इनकी लियाबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं लेती, खुद कंपनी वालों ने ले रखी है। कौन सी कंपनी वालों ने? सीरम इंस्टीट्यूट, कोविशील्ड और कोवैक्सीन वालों, दोनों जो कंपनियां हैं बायोटेक वाली, इन दोनों कंपनियों ने वैक्सीन जो भी लग रही है भारत के नागरिकों को, इनकी सारी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? इनकी सारी जिम्मेदारी ले रखी है दोस्तों इन कंपनियों ने कि अगर भारतीय नागरिकों को कुछ भी होता है तो इसका क्लेम और इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे कि हमारी वैक्सीन के द्वारा किसी आदमी के साथ कोई घटना घटित हुई है। ये बात बोल दी। अब ये बात तो भारत की वैक्सीनों ने तो ये बात बोल रखी है, लेकिन कोई विदेशी वैक्सीन आ रही है, एग्जाम्पल फाइजर वैक्सीन का चल रहा है, तो उसने ये लियाबिलिटी नहीं ली, तो लियाबिलिटी नहीं लेने के कारण उसको वापस भेज दिया गया। अब भारत में हो जाता है दोस्तों 2021 में दूसरी लहर आ जाती है, आपस में जैसे दूसरी लहर आती है तो भारत में त्राही मच जाती है वैक्सीनेशन के लिए, साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। लोगों की मरने की जो संख्या थी पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा हो जाती है। और आप बात करते हैं इसमें क्या हो गया कि जो ज़्यादा संख्या हो गई तो वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी। कोवैक्सीन कोविशील्ड का इतना उत्पादन हो नहीं रहा, ठीक है, तो यार जो कोवैक्सीन है कोविशील्ड है वो बच्चों में भी नहीं लगाई जा रही, एकमात्र फाइजर वैक्सीन है जो बच्चों को लगाई जा रही है। अभी हाल में आपको पता है कि जो CBSE 10th बोर्ड 12th बोर्ड साथ के साथ जो भी राज्य के बोर्ड है उनके द्वारा बच्चों के जो पेपर लिए जा रहे थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। वो कैंसिल रद्द क्यों कर दिए गए? क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए अभी ट्रायल चल रहा है। कुछ बच्चों की उम्र 15 साल होगी तो कुछ ही कम होगी, या कुछ की 18 से 20 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी एज होगी, है ना। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि फिर ये जो वैक्सीन आएगी फाइजर वैक्सीन, ये वैक्सीन एक तरह से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है। तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना फाइजर वैक्सीन को वापस बुलाया जाए। तो फाइजर वैक्सीन को बुलाया जाए तो फाइजर वैक्सीन को लगाते हैं कॉल लगाते बोलते हैं भाई से बेटा
फाइजर वैक्सीन को बोलते हैं बेटा नाराज़ क्यों होता है, एक काम कर तो हमारे देश में चल और फाइजर का जो वैक्सीनेशन का पूरा काम कर दे, और वैक्सीनेशन का काम करके क्या कर दे, हमारे नागरिकों हमारे बच्चों की ये पूर्ति कर दे वैक्सीनेशन की जो अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो फाइजर वैक्सीन ने फिर वही बात बोली कि हमारे नियमों की, तुम्हारे जो नियम कानून कायदे हैं उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, मान नहीं कर सकता। क्यों नहीं मान सकता कि मान लो जो नियम कायदे कानून क्या है मैंने आपको बता दिया, लिएबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी कांड था, भोपाल गैस त्रासदी कांड 1984 का मिथाइल आइसोसाइनेट वाला भोपाल गैस त्रासदी कांड, उसमें जो कंपनी के द्वारा वो गैस निकली थी उसका जो जान माल की हानि हुई थी उसकी जिम्मेदारी उन कंपनी वालों ने नहीं ली थी और वो बच गई थी। इसी प्रकार कल कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदारी कौन कौन लेगा, बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है उनके माता पिता किस पर क्लेम करेंगे, भारत सरकार पर या फाइजर वैक्सीन पर। तो फाइजर वैक्सीन वालों ने मना कर दिया, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार आपकी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यदि आपको लेना है तो ले लो। इसी चक्कर में फाइजर वैक्सीन को लेने के लिए एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है वो कहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए दोस्तों अमेरिका, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भारत के विदेश मंत्री कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। तो फाइजर कैन सप्लाई 5 करोड़ वैक्सीन टू इंडिया इन 2021 बट कंडीशन अप्लाई, क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, बट कंडीशन अप्लाई। और कंडीशन क्या है तो मैंने आपको समझा दिया, ओनली वन कंडीशन हियर दैट इज लिएबिलिटी। ठीक है, लिएबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी लेना है आपको, भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कल कुछ हो जाता है अगर हमारी वैक्सीन के कारण। और ये कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, तो ये कराएगी दोस्तों 5 करोड़, कितनी कराएगी, 5 करोड़ की ये खुराक भेजेगी भारत सरकार को। कौन सी, तो ये फाइजर वैक्सीन जो कि हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे इसी में बात करते हैं हम। तो ये देखिए कि आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस बात को भेजा गया है। ये है दोस्तों एस जयशंकर, ये भारत के एस जयशंकर है, ये इनके साथ जो अमेरिका के हैं, इनके साथ जो लियोड ऑस्टिन इनके साथ नजर आ रहे हैं, और इन्होंने इस चर्चा में इस मुद्दे में बातचीत की है। साथ में ये भी बताया है दोस्तों कि हम भारत में फाइजर वैक्सीन लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली गई। इन्होंने बोला है महामारी के खिलाफ एकजुट रहेंगे। इन्होंने कहा है कि हमारी ब्लिंकन से बात होगी। ब्लिंकन कौन है, अमेरिका के ये विदेश मंत्री है, ये भारत के विदेश मंत्री है। इन्होंने आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर लिया है। लेकिन इसमें अगर मैं अंदर वाली बात बताऊं आपको, तो इसमें लिएबिलिटी की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की रहेगी, फाइजर वैक्सीन वालों की नहीं रहेंगी। क्योंकि अमेरिका वाली जो कंपनियां हैं ना, ये बहुत चालाक कंपनियां होती है दोस्तों, है ना। तो साथियों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो एक बार सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए। इन्होंने बोला ब्लिंकन से मुलाकात में इंडो पैसिफिक से जुड़े मामलों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका की वैक्सीन पार्टनरशिप पर भी फोकस कर रहा है ताकि सप्लाई सुनिश्चित हो सके, एस जयशंकर विदेश मंत्री। इन्होंने बोला मौजूदा समय की कई अहम चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हम एकजुट हैं, ये बात बोली गई है एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री है। सारी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एंटनी ब्लिंकन जो विदेश मंत्री है और ये राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार है जेक सुलिवान, इनके साथ भी इन्होंने मुद्दों पर बातचीत की। क्या चाहती है फाइजर बायोटेक, तो सूत्रों के मुताबिक फाइजर बायोटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है और कंपनी चाहती है कि भारत में भी वैक्सीन लगने के बाद किसी प्रकार का कोई कानूनी पेच फंसता है तो इसके लिए वो जवाबदेही नहीं होगी। मतलब ये भारत के सुप्रीम कोर्ट से डरती है, मतलब कल कुछ घटना हो जाए, जो दुर्घटना हो जाने के बाद में अगर जिम्मेदारी लेनी पड़े तो भारत सरकार ले, ना कि हम कंपनी वाले इसकी जिम्मेदारी ले। आगे बात करते हैं, तो इसके लिए जवाबदेही नहीं होगी। ये किसने बोला है, इन्होंने बोला है, ये नीति आयोग के चेयरमैन है, नेशनल ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर विनोद पॉल है। ये सारी चीज़ें नीति आयोग प्रधानमंत्री के अंदर आता है। इसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी, ये लीगल कार्रवाई ये अपने सर पर नहीं लेंगे। ये जो यूएस की जो कंपनियां हैं वो एक तो फाइजर कंपनी है, एक मॉडर्ना कंपनी है, दो कंपनी है फाइजर एंड मॉडर्ना। ये सारी चीज़ें अमेरिका में भी इन लोगों ने क्या कर रखा है, अमेरिका में भी लिएबिलिटी नहीं ले रखी। अमेरिका की जो ये कंपनी है,
इसमें भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रखी, सरकार को दे रखी भैया तुम संभालो, कल तुम्हारे देश में कुछ दुर्घटना हो जाती है हमारे वैक्सीन के कारण तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। ये सारी चीज़ की जो बात करते हैं ये सारी चीज़ें बोली गई है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो है जिन्होंने भी क्या है खुद की जिम्मेदारी खुद की ले रखी है, भारत सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। आगे चलते हैं इसी में बात करते हैं। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि अगर फाइजर वैक्सीन यूके, यूएस और जैसे कनाडा देश ये सारी चीज़ें इनमें लागू हो जाती है तो भारत में क्या दिक्कत है। दोस्तों आपने सुना होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि कोई भी आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम लेकर कुल्लू मनाली चला जाता है, कुल्लू मनाली या ठंडे इलाकों में चला जाता है तो वो आइसक्रीम पिघलेगी नहीं, ठीक है। अगर वही आइसक्रीम वो लेकर दक्षिण भारत में या गर्मी वाले स्थान केरल में ही चला जाता है तो आप बताइए वो आइसक्रीम मुंह तक आने के पहले नीचे गिर जाएगी। इसी तरह का माहौल और इसी तरह की जो तापमान की बात करते हैं वो भारत का तापमान है। भारत का तापमान आपको पता होगा नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस से औसत तापमान ऊपर रहता है, जबकि इन देशों में क्या होता है कि कम होता है तापमान, ठंडे इलाके हैं। लेकिन भारत में ये सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर बात करें तो फाइजर वैक्सीन ने बोला था कि हम अगर भारत में आते हैं तो हमारे जो फाइजर वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारा जो वैक्सीनेशन है वो 70 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर भी सुरक्षित रहता है, ये इनके द्वारा पहले बोला गया था। अब ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्ना की है, मॉडर्ना का 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन भारत का सामान्य ताप की बात करें तो औसत 20 डिग्री सेल्सियस तापमान भारत का रहता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो बात करते हैं भारत का तापमान के अनुसार ये वैक्सीनेशन जो आ रही है ये भारत में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। इनको काम करने के लिए ऐसा तापमान की ज़रूरत होगी जो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो। इनकी जो फाइजर वैक्सीन है 20 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर इनकी ये सारी चीज़ें बात बोली जाती है। अगर फाइजर बायोटेक की बात करते हैं तो 90% इफिशिएंसी के साथ काम करती है, 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। और मॉडर्ना की बात करते हैं तो 95% इसकी एफिशिएंसी होती है और ह्यूमनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। ये सारी चीज़ें ये बता देती है। ये तापमान इनका दिखा दे रहा होगा स्टोरेज का कि इनको कितने तापमान पर रखना है। आगे बात करते हैं इसमें, तो आगे हम बात करेंगे कि भारत में जो इस वैक्सीन को किस किस देशों के लिए अप्रूवल मिला है, अप्रूवल जाने कौन सी आ सकेगी भारत में। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये सारी कंपनियां वैक्सीनेशन की कंपनियां हैं जिनको अन्य देशों में क्या मिल सकती है, अनुमति मिल सकती है। और भारत में कौन कौन सी आ सकती है इसका ये सारा डाटा यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करना, लाइव देखने के बाद इसको सारी चीज़ों को नोट करके समझ लेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो भारत ने अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट कर रखा है। 1-2-3 एग्रीमेंट की हम बात करते हैं साथियों, तो 1-2-3 जो एग्रीमेंट है ये किससे रिलेटेड है तो 1-2-3 जो एग्रीमेंट है 94 का अधिनियम के तहत एक एक्ट है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर जो लिएबिलिटी है, जो न्यूक्लियर लिएबिलिटी बिल है, लिमिटेड बिल है, इससे संबंधित ये 1-2-3 एग्रीमेंट है। तो 1-2-3 एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें न्यूक्लियर लिएबिलिटी बिल और लिमिटेड लिएबिलिटी बिल इसमें शामिल है। कौन सा एक्ट के तहत है तो ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 के तहत यह सारी चीज़ें इसमें शामिल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं और बात करते हैं। 1-2-3 एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें न्यूक्लियर डील से ये संबंधित था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि भारत में कौन कौन सी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और भारत में लगभग ये ना जो इसकी बात की है तो ये इसकी बात की थी दोस्तों 5 करोड़ जो खुराक है वो 5 करोड़ खुराक पहुंचाई जाएगी। और इसके बाद इसके पहले की हम बात करते हैं तो भारत ने पहले जो कोवैक्स गठबंधन हुआ था उस कोवैक्स गठबंधन के तहत अन्य को जो विदेशी जो नागरिक है, जो गरीब देश है, जिनके पास अच्छी तरह से क्या नहीं है, हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है, उनको भी वैक्सीनेशन पहुँचाई थी। किसने? भारत ने। और आपको पता है कि इसी दरिया दिली के कारण, इसी सब चीज़ों
के कारण जो भारत का जो मेहुल चोकसी है, पंजाब घोटाले वाला, पंजाब बैंक घोटाले वाला, जिसको कहाँ से एंटीगुआ और बारमूडा से क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे विदेश नीति चलती है, कैसे प्रत्यार्पण संधि होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताई हुई है। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कोई नहीं रोक सकता और आंसर राइटिंग में आपको ये सारी चीज़ें लिखने को मिल सकती है। एक एक बात बोली गई दोस्तों मेरे के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। हाउ यूरोप शील्ड फाइजर वैक्सीन डील विद टेक्स्ट एंड कॉल्स। ये फाइजर वैक्सीन को यूरोप में भी दिया जा रहा है और यूएई में भी ये बेची गई है। आफ्टर जॉनसन एंड जॉनसन, जो बायोटेक ई जो कंपनी है भारत की, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जो वैक्सीनेशन के बनवा रही है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखिए, विच कंट्री Which country's COVID-19 vaccine was approved in April 21 by Drugs Controller General of India? DCGI के तहत कौन कौन सी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिल चुका है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन पढ़ लेना और आराम से इसका जवाब आप दे देना। आगे चलते हैं और इसी में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसके अलावा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उससे पहले देख लीजिए, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। बिल्कुल आप समझ लीजिए आपकी कीमत क्या है। आपके घर वालों को बता दीजिए कि मैं ओरिजिनल हूँ, कोई डुप्लीकेट नहीं हूँ और मैं अपने आप से जो काम कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ और जिम्मेदारी से काम करते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मेरा जो गोल है, वो जो लक्ष्य मुझे टारगेट करना है, उसकी मैं अच्छे से पढ़ाई करते जा रहा हूँ और मेहनत करते जा रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का। पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे हमने फाइजर वैक्सीन को भारत में बुलाने के लिए एस जयशंकर जी को विदेश अमेरिका में भेज दिया है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दुबई में एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो गई और मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम की जो कैटेगरी है, 75 केजी की जो कैटेगरी है, इसमें हाल ही में गोल्ड पदक जीत लिया है। और ये गोल्ड पदक किसने जीता दोस्तों? तो ये जीत लिया पूजा रानी बोहरा ने। किन्होंने जीता है? तो पूजा रानी बोहरा ने ये गोल्ड पदक जीत लिया है। किसमें? ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में ये कैटेगरी है दोस्तों, 75 केजी की, इसमें इन्होंने जीत लिया है पूजा रानी बोहरा ने गोल्ड पदक। साथ में अगर सिल्वर पदक की बात करते हैं तो सिल्वर पदक किसने जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है दोस्तों किसने? तो ये सिल्वर पदक जीता था किसने, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो ये जीता है दोस्तों मेरी कॉम ने। किसने? मेरी कॉम ने इसमें सिल्वर पदक जीता है। मेरी कॉम ने सिल्वर पदक जीता है। ये तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको अच्छी तरह से नोट कर लेनी है कि दुबई में हुई थी। एशियाई कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। दुबई में ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी 75 केजी की कैटेगरी में। भारत की पूजा रानी बोहरा ने स्वर्ण पदक जीता। साथ के साथ में मेरी कॉम ने इसमें सिल्वर पदक, रजत पदक जीत लिया है। ये स्पोर्ट से संबंधित न्यूज़ थी और तथ्यात्मक जानकारी थी जो मैंने आपको बिल्कुल बता दी। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए आप, पूजा रानी विंस गोल्ड एंड मैरी कॉम एंड लवुसानी साइन ऑफ विद सिल्वर एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने, पूजा रानी ने तो गोल्ड जीता, मैरी कॉम और लाल वुत्साही ने क्या जीता? सिल्वर जीत लिया है। ये सारी चीज़ आपको पता लग गई। ये कौन है दोस्तों? तो ये पूजा रानी है जिन्होंने किसको हराया? मुकवतम को हरा दिया। ठीक है, इन्होंने 75 केजी की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें जीत ली है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भैया जुर्माना लग चुका है, चालान कट चुका है। और चालान कट चुका है, हमारे आरसीएम सर के द्वारा बोला जाता है कि आपका चालान
कर चुका है। ये बात हो गई, किसकी बात हो रही है? रिजर्व बैंक के द्वारा। और रिजर्व बैंक आजकल आपको पता है बड़ा ही सुर्खियों में रह रहा है। आपको पहले की बात बता दूं कि 99,122 करोड़ रुपए, कितने? 99,122 करोड़ रुपए का जो सरप्लस राशि थी, सरप्लस राशि किसको दे दी? भारत सरकार को आरबीआई ने दे दी, भारत सरकार को आरबीआई ने दे दी। इसके बाद के डाटा की हम बात करते हैं आरबीआई की, तो 50,629 करोड़ रुपए का इन्होंने अभी हाल ही में बोला है कि भारत की विदेशी मुद्रा से क्या हुआ है? विदेशी मुद्रा से भारत को फायदा हुआ है। किसने बोला? शक्तिकांत दास ने बोला कि विदेशी मुद्रा से भारत को ये लाभ हुआ है 50,629 करोड़ रुपए का। पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझाया है। और 99,122 करोड़ रुपए का इन्होंने किस पे दे दिया? तो ये दे दिया भारत सरकार को। आरबीआई के बारे में डेली बात करते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर है। शक्तिकांत दास यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और आरबीआई ने बात करते हैं इस ट्यूशन की, तो आरबीआई ने अभी हाल में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। किस पे लगा दिया भैया? चालान किसका कट गया? तो चालान कट गया एचडीएफसी बैंक का। किसका कट गया? एचडीएफसी बैंक का। अब ये एचडीएफसी बैंक का क्यों चालान कटा? तो मुद्दा क्या था दोस्तों? अभी हाल में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। अब एचडीएफसी ने क्या किया? किसी को लोन दे दिया। कौन सा लोन दे दिया गुरुजी? तो लोन दे दिया दोस्तों कार लोन। कार लोन कौन सा होता है? ऑटो लोन इन्होंने क्या कर दिया? दे दिया। अब उसमें पाई गई कुछ अनियमितताएं। क्या पाई गई? कुछ अनियमितताएं पाई गई। उस अनियमितताओं के तहत इन पर क्लेम कर दिया गया और क्लेम करके इसमें जुर्माना लगा दिया गया। और ये आज जो इनके कागजात वगैरह जो भी शिकायत थी, उस शिकायत के तहत इन पर कागजात की इनकी कोई भी शिकायत थी, उस लोन के तहत इसमें क्या हुआ था? जो लोन दिया था कार लोन, उसके तहत दोस्तों इसमें क्या लगा दिया गया? जुर्माना लगा दिया गया। और अभी हाल में एचडीएफसी की बात करते हैं, तो एचडीएफसी का जो बात करते हैं सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन इसके सीईओ है। साथ में हेडक्वार्टर कहाँ है एचडीएफसी का? तो ये है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी। आरबीआई बड़े चर्चा का विषय है। आरबीआई की कैन डू एनीथिंग, आप भी जानते हो। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताते आ रहा हूँ। आरबीआई कैसे काम करती है, कितना रुपया कमाती है, कहाँ से कमाती है, डिटेल्स में हम डेली चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, तो ये देखिए, एक सेकेंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज द रेट 10 करोड़ रुपीज़ पेनल्टी ऑन एचडीएफसी बैंक। और ये एचडीएफसी बैंक पे क्या कर दिया? चलो भैया तुम्हारा चालान काट लिया जाता है। ठीक है, ये कंपनी की जो किया गया था, ये कंप्लेन की गई थी किसी के द्वारा और कंप्लेन की गई थी, तो इसी के तहत ये सिस्टम लगाया गया। और पेनल्टी की हम बात करते हैं। आरबीआई हैज़ इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी इन द एक्सरसाइज of powers vested by the central bank under the provisions of section 47A1C and read with section 46(4)(I). ये इसके तहत जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इनके तहत ये पेनल्टी लगाई जाती है। नोट कर लीजिए 47A1C एंड 46(4)(I। इसके तहत ये क्या हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इन पे क्या किया गया? 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके ऊपर? एचडीएफसी बैंक के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके पहले देख लीजिए आप, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में, शशिधर जगदीशन इनके सीईओ है। अगर तुम सचमुच में कुछ करना चाहते हो तो एक तरीका ढूंढ निकालोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो हजारों बहाने ढूंढ निकालोगे। आप पढ़ना चाहते हो तो किसी ना किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। बहाने आते हैं, परेशानियाँ आती है, तो आप उनको पार कर जाओगे, परेशानियों को अपने जीवन में आने ही नहीं दोगे। लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते,
क्लास में आना ही नहीं चाहते, नोटबुक बनाना ही नहीं चाहते, तो इसके जिम्मेदार खुद आप होंगे, हम नहीं। हमारी जो बात है ये आपको सुननी है, आपको नोट करना है। अगर आपके पास सचमुच में कुछ करने का जुनून है तो आपके पास हज़ारों तरीके हैं उस तक पहुंचने के, लेकिन आप में वो जुनून नहीं है, आप में वो मोटिवेशनल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आशा नहीं है, आपके अंदर निराशा भरी हुई है, तो हज़ारों बहाने भी ढूंढ लेंगे, आप बहानों बना लेंगे। नहीं सर मेरा तो नेट ही ख़त्म हो गया था, क्या करें, नेट किसका ख़त्म नहीं होता। आप एक्स्ट्रा चीज़ें मत चलाओ, नेट बचा के रखो, स्टडी के लिए रखो। अगर आपका नेट का इतने प्रॉब्लम है तो डाटा थोड़ा सा रिचार्ज ज़्यादा कराओ, पढ़ना तो है ना। अगर आपको नौकरी लगनी है साथियों तो किसी न किसी दिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है तो किसी न किसी दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, 1 साल बाद पढ़ो, या 2 साल बाद पढ़ो, या बीवी बच्चे होने के बाद पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिना पढ़े तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको देख लो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर पढ़ोगे, आज पढ़ लोगे तो बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर बाद में पढ़ोगे तो आज का तो टाइम वेस्ट हुआ, माता पिता के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आपका जीवन वेस्ट हो रहा है, और ना तो इधर के हो रहे हो ना उधर के हो रहे हो, किसी काम के नहीं हो रहे हो। अगर कोई टारगेट सोच रखा है तो उसको पूरा करने के लिए पूरा जुनून और शिद्दत से अपना काम होना चाहिए। अपने आप के अंदर मन विचार बना लो कि मुझे अगर करना है तो मैं करूँगा, तो तन मन से करूँगा, नहीं तो मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। फिर मैं कोई और रास्ता चुनकर उस कार्य को पूरा करने लग जाऊँगा। कोई भी धंधा, व्यापार, प्राइवेट जॉब जो भी आपको करनी है XYZ उसको आप करने लग जाओ। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है, यदि आप उसके लिए बहाना ढूंढते हो, क्लास को एक दिन आते हो, दूसरे दिन नहीं आते हो, 2 मिनट आते हो, लाइक करके भग जाते हो, ये सारा सिस्टम नहीं चलना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण। तो दूरस्थ गांव कौन से होते हैं? वो गांव दोस्तों जो शहरी सड़कें हैं, जो रेलवे स्टेशन है उनके करीब ना होकर दूर है, जहाँ पर कुछ सुविधाएं पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों की व्यवस्था बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पर पहुँचाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पर आता है। इन सब चीज़ों से निपटारा पाने के लिए अभी हाल में दूरस्थ गाँवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण, क्या सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये एक कार्यक्रम है, इसके तहत क्या होगा कि जो गांव है वो जिनके पास में बिजली उपलब्ध नहीं है, या जो बिजली कनेक्शनों के द्वारा बिजली कनेक्शन वहाँ तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो उन सब जिलों और उन सब जिलों के गांवों में क्या होगा, दूरस्थ गांवों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? सौर पैनल लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा जानते हो ना आप, सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर पैनलों के साथ में सौर ऊर्जा आती है, जिसमें कि अपन एक लाइट का बल्ब आराम से जला सकते हैं, एक लाइट का बल्ब जला सकते हैं, साथ में हम पंखा चला सकते हैं। ये सौर पैनल के द्वारा सेटअप किया जा सकता है दूरस्थ के गाँवों में, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या होगा कि ये एक तरह से सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये एक तरह से सस्ता पड़ेगा, सस्ता सुलभ होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, अगर कोई किसी गाँव में लाइट ले जानी है, बिजली पहुंचानी है, और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए पहले तो पोल खड़ा करना पड़ेगा, लाइनें खींचनी पड़ेगी, तार खींचने पड़ेंगे, और तार खींचने पड़ेंगे तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतनी मशक्क़तों से बचने के लिए जो दूरस्थ गांव के हैं, जहां पर बिजली वगैरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहां पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे, और इन सौर पैनलों के द्वारा क्या होगी, लाइट पहुंचाई जाएगी। ये कहाँ पहुंचाई जाएगी? तो दोस्तों ये पहुंचाई जाएगी गोवा में, गोवा वाले बीच में, है ना। गोवा के दूरस्थ गांवों में ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा की हम बात करेंगे इसमें आगे, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो, अगर नहीं आता है तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताने के लिए तैयार हूँ आज, है ना। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये बात की है प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत, और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ में इसमें बोला है
कि जो बोला गया है ये गोवा के स्थापना दिवस पे बोला गया है। अभी हाल में 34वां गोवा का स्थापना दिवस निकला है दोस्तों, है ना। इसके बारे में मैं बात करूंगा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत लॉन्च है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रिमोट विलेजेस। जो दूरस्थ गांव के लोग हैं उनके पास में ये बिजली पहुंचाई जाएगी। और गोवा स्टेट फूड डे के दिन की सारी चीज़ें बोली गई है प्रमोद कुमार सावंत जी के द्वारा, जिसमें कि ये सारे सौर पैनल हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे सौर पैनल दिखाई दे रहे हैं ना। इन सौर पैनलों के माध्यम से ऐसे पैनल लगाए जाएंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे चलते हैं तो सोलर बेस्ड ये इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, जिसमें बात करते हैं इसमें काम करने वाले कौन कौन सी कंपनियाँ होगी। तो ये सोलर पीवी पावर वोल्टेज वाले जो सिस्टम इसमें होगा, इसमें बात करते हैं। तो इसमें बात हो रही है किस किस की, तो इसमें बात हो रही है दोस्तों तो गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसमें काम करेगी, GEDA गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और साथ के साथ में CESL कौन सी, कन्वर्जेंस इमरजेंसी सर्विस लिमिटेड, CESL, इनका आपस में क्या हुआ, इसके लिए समझौता हुआ है। इसके लिए ये दोनों कंपनियां काम करेगी, जिसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे, क्लीन और रिलायबल अफोर्डेबल एनर्जी को उपलब्ध कराएंगे। किसके लिए, गोवा के दूरस्थ गांवों के लिए। आगे बात करते हैं कि देखिए पूरा सौर पैनल सिस्टम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए लाता हूँ। अगर आपके पास समय होता है तो वीडियो को बाद में देखा करो। साथ के साथ में इन सब चीज़ों को कोशिश क्या करो कि हम भी समझें कि सर के द्वारा जो चीज़ लाई गई है हमारे लिए लाई गई है। अगर आपके पास PDF उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए श्रीजी क्लासेज की किसी भी टीचर से, जिसका भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ में आप PDF लीजिए और PDF लेकर आप इन सभी क्वेश्चनों को जांचिए, फर्किए, समझने की कोशिश कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। कुछ भी एन कैन प्रकार आपको PDF मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। सौर पैनल सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे डिजाइन शिप होती है, ये सारी चीज़ मैं आपके लिए नोट करके लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, आ गया गोवा का, है ना। गोवा वाला बीच की हम डिटेल्स में अब करने वाले हैं चर्चा। अभी चर्चा में बात करते हैं गोवा की। अब गोवा का अभी हाल ही में 34वां स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई को किस राज्य ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भैया ये मनाया है 30 मई को। कब मई को? 30 मई को। और 30 मई को गोवा ने अपना 34वां, ऐसा नहीं 30 मई को 34वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 34वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने मनाया दोस्तों? तो गोवा ने मनाया है। गोवा ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। अब मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि गोवा किन से आज़ाद कराया गया था, किस मिशन के तहत आज़ाद कराया गया था। साथ में गोवा जो आज़ाद हुआ था उसके बाद स्थापना दिवस कब से मनाया जा रहा है, इन सब का आप डिटेल्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 1 मिनट में। अब बात करते हैं दोस्तों 30 मई की। तो आपने बता दिया होगा 30 मई 1987 में, 30 मई 1987 की हम बात करते हैं तो गोवा राज्य बना था। अब गोवा कौन सा राज्य बना था ये तो बता दीजिए। अब आप गोवा कौन से नंबर का भारत में राज्य बना था? तो 30 मई 1987 को भारत का ये राज्य बन चुका था। इसके पहले हम चलते हैं तो इसके पहले 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को ये क्या हुआ था? पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। किन से? पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। किन से? पुर्तगालियों से ये आज़ाद कराया गया था गोवा 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन को तो मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस, और जिस दिवस को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, और गोवा जो स्थापना दिवस है वो 30 मई 1987 को मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन तो बेझिझक आप बिल्कुल पूछ लीजिए कि 1961 में ये आज़ाद हो गया तो 1987 तक ये कर क्या रहा था क्या, ये तो बताइए आप। तो दोस्तों 1961 से 1987 की हम बात करेंगे। उससे पहले आप जान लो कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था, और ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था तो इसमें भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा
थल सेना, वायुसेना और साथ के साथ में जल सेना, इनके द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम चलाया गया था, कौन सा मिशन था, ऑपरेशन विजय। और इस ऑपरेशन विजय में तीनों सेनाओं के द्वारा गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। एक नन्हा सा छोटा सा गोवा है हमारा, जो भारत का राज्य है। और भारत का राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये 25वां राज्य है भारत का। कौन सा राज्य है, तो गोवा राज्य है दोस्तों 25वां, भारत का 25वां ये राज्य है, जिसको 30 मई 1987 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑपरेशन विजय के बारे में बता दी। इसमें बताता हूँ मैं आपको कि 1987 तक भारत का जो गोवा था ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में इसको रखा गया था, केंद्र शासित प्रदेश में इसको रखा गया था। इसके बाद क्या हुआ कि इसको तो बना दिया राज्य, इसके साथ साथ कौन सा था, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये भी इसी में शामिल थे, लेकिन उनको तो केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया और इसको बना दिया राज्य। 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिल चुका था, 1961 में इसको केंद्र शासित का दर्जा मिला था, जो 1987 तक चला था। ये बात हो गई गोवा की। आगे चलते इसमें बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा की ये जो स्थिति है, ये रहा दोस्तों गोवा। कहाँ पर रहा, ये यहाँ पर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ये रहा, आपको दिखा दिया, ये देखिए, एक सेकेंड, ये रहा दोस्तों गोवा। गोवा वाले बीच में याद है, ये गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। क्या है दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी। सीएम, गवर्नर, लोकसभा, विधानसभा की सीटों की बात करेंगे, उससे पहले चलेंगे आगे। आपको पता लगे ये भारत का मैप, भारत के मैप में नन्हा सा गोवा, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, इधर कौन है, अरब सागर, ये तेलंगाना, इधर ये सारी चीज़ें आपको पता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये भारत का मैप, बंगाल की खाड़ी, सारी डिटेल्स में आपको डेली बताता हूँ। आगे चलते हैं इसमें। तो गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी हो गई, गोवा की राजधानी पणजी हो गई। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है, साथ में ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। लोकसभा की सीट की हम बात करते हैं तो लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 40 है, 40 सीट है दोस्तों विधानसभा की गोवा में, ठीक है। और अभी हाल ही में सीएम कौन है, तो सीएम है प्रमोद कुमार सावंत। प्रमोद कुमार सावंत यहाँ के सीएम है, प्रमोद कुमार सावंत यहाँ के सीएम है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मोलेम यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। नोट कर लेना दोस्तों, मोलेम यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारी चीज़ें आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो नोट करके रखना है, किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और साथ के साथ इतना बता दीजिए मुझे तो कि मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा थम्स अप नहीं करता कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं मान लूँगा मैं अच्छा आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी कोशिश आपके लिए बेकार है। आगे चलते हैं तो ये मोदी जी है, मोदी जी ने 34वें स्थापना दिवस पर इनको बधाई दी है। पीएम मोदी ग्रेट पीपल ऑफ गोवा स्टेटहुड डे, जो 34वां था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 30 मई 1987 को गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। भारत का गोवा स्टेटहुड डे ये अभी हाल ही में मनाया गया है 30 मई को। और 19 दिसंबर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। 19 दिसंबर स्पेशल है दोस्तों ना, और वो ऑपरेशन विजय भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। गोवा स्टेटहुड डे के दिन ही अभी हाल में जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था ना अपन ने, दूरस्थ गाँवों में सौर पैनल लगाने वाला, ये स्कीम जो थी वो स्कीम इसी दिन 30 मई को ये लॉन्च की गई थी प्रमोद कुमार सावंत जी के द्वारा, गोवा स्थापना दिवस के दिन है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, गोवा के बारे में आपको बता दिया है। मैप है गोवा का, अगर आपको बात करनी है तो इसको देख लीजिए। ये महाराष्ट्र कर्नाटक इनकी सीमा इस राज्य के साथ लगी हुई है। ये क्वेश्चन है आपका एनसीसी का। एनसीसी का क्वेश्चन है, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसमें महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2 कौन सा दोस्तों, एक सेकेंड। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैडेट कोर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इनको एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी हाल ही में मोबाइल प्रशिक्षण ऐप
ऐप संस्करण 2.0 संस्करण 2.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया गया है अजय कुमार के द्वारा। ये एक तथ्यात्मक जानकारी जो नोट कर लेना है कि एनसीसी के जो महानिदेशक है इनके द्वारा एनसीसी के बच्चों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च कर दिया है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? तो मोबाइल प्रशिक्षण ऐप जो है इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि लगभग 1.5 से 2 साल हो गए कोरोना महामारी को चलते हुए। कॉलेज बिल्कुल बंद है, स्कूल लगभग बंद है। तो ये एनसीसी के जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कैसे दी जाए? तो इसके तहत इसमें क्या होगा कि जो बच्चे स्कूल या कॉलेजों में नहीं जा पा रहे, जो एनसीसी के बच्चे हैं, नेशनल कैडेट कोर के जो बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, इस मोबाइल ऐप के जरिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता है एनसीसी में क्या होता है, एक एग्ज़ाम भी होता है, पास होना पड़ता है। साथ के साथ में उनकी ट्रेनिंग की सिचुएशन जो स्थिति होती है वो कैसे उपलब्ध कराई जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है अजय कुमार के द्वारा। ये अजय कुमार क्या है, एनसीसी की क्या है, हेड है। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो जिसमें बात करते हैं ये डिफेंस सचिव है अजय कुमार एनसीसी के। आगे इसमें बात करते हैं तो आपको पता है इसके पहले इसको लॉन्च किया गया है अभी 28 मई को। इसको 28 मई को लॉन्च किया गया है। इसके पहले इसको 2020 में भी लॉन्च किया गया था। इसका पहला जो संस्करण था वो पहला संस्करण 2020 में भी लॉन्च किया गया था, 27 अगस्त 2020 को। कब किया गया था? 27 अगस्त 2020 को भी ये लॉन्च किया गया था। पहला वाला ये 2.0 है। एनसीसी के जो महासचिव है इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें मैंने आपको बता दिया होगा क्या प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। इसके में ऐप में जाना पड़ेगा और ऐप के जरिए के माध्यम से आपको वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध हो जाएगी। कैसे क्या करना है सारी सुविधा आपको गूगल प्ले स्टोर में जाओ। अभी हमेशा यार आपको पता है अभी हाल ही में राज्य सरकार और किसके में सब कुछ गूगल प्ले स्टोर में जाएगी, सारी जानकारी आपको आसानी से मिलती जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एनसीसी की जो हेड क्वार्टर आप बता दीजिए कहाँ पर है। एनसीसी के जो स्थापना की बात करते हैं तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1950 के अधिनियम के द्वारा। 1950 के अधिनियम के द्वारा एनसीसी की स्थापना हुई है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। ये बात हो गई एनसीसी की। आगे चलते हैं। देखो ये देखो एक सेकेंड, इसमें देखिए ये देखो डिफेंस सेक्रेटरी लॉन्च डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। ये देखो डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार लॉन्च डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 न्यू दिल्ली ऑन 28 मई 2021 को यह लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप है। इसके पहले हमने बात कर ली कि इसको पहले 27 अगस्त 2020 को भी पहला इसको घोषित किया गया था, ट्रेनिंग मतलब लागू किया गया था। ये ऐसा मोबाइल ऐप होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए ये रहा एनसीसी का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और वर्जन कौन सा है? दूसरा। पहला वर्जन कब आया था? 27 अगस्त 2020 को पहला वर्जन आया था। इस ऐप में सारी जानकारियाँ होगी, कैसे आपको इसमें शामिल होना है, जूनियर कैडेट में होना है या सीनियर कैडेट में होना है, कैसे आपको शिक्षा लेनी है, कैसा आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। ये सारी चीज़ें इसमें जूनियर और सीनियर की अलग अलग कैटेगरी में दी हुई है। ये वर्जन 1.01 की है आपके सामने फोटो थी। ये कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है और इनकी तरफ से ये लागू किया गया है। तो इन्होंने भी इसका लॉन्च किया गया है। नेशनल कैडेट कोर की ये बात कर रहे हैं, जो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंटों के लिए एक तरह से ज्वाइन होते हैं इसमें बच्चे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। आपके पास और आपके घर वालों के दो भी आपके भाई बहन हैं, उन भाई बहनों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये आपको करना है। अगर किसी कोई आपको से रिलेटेड दोस्त या भाई बहन है उनको बता देना है इसके बारे में। एनसीसी के नियम की हमने बात कर ली। तो एनसीसी का 1950 का अधिनियम है। साथ में इसमें क्यों जरूरी होता है? सेना में कमी को बढ़ने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम के 1917 के तहत यह बनाया गया था। और अधिनियम 1950 का यह अधिनियम था कि इसमें सेना की कमियों को दूर
किया जा सके। आगे बात करते हैं, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवा देती है। दोनों बातों में गहन अध्ययन करने के बाद देखिए अंतर क्या है। सफलता मिलेगी तो सफलता जो मिलेगी तुम्हें, तो तुम्हारा परिचय दुनिया से करवा देगी। क्या हाँ फलानी जी का बेटा फलानी नौकरी में चला गया, क्या भाई ये बंदा है ना, ये जा रहा है, ये निकल के गया अभी, ये क्या है, ये उस पद पे काम कर रहा है, जानता है इसे किनका बेटा है, समझ रहे हो आप। ये आपका परिचय करवा देती है। लेकिन असफलता अगर आपको मिल गई तो लोग क्या बोलेंगे, अरे निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं था। तो असफलता तुम्हें दुनिया के बारे में परिचय करा देती है, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है। ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हो तो इतनी नॉलेज तो आपकी होगी कि तुम्हारे लिए क्या सही रहने वाला है, क्या गलत रहने वाला है, सफलता के बाद क्या होता है, असफलता के बाद क्या होता है। मेहनत कितनी भी की जाए लेकिन आप एक नंबर से फेल हो गए तो इसका मतलब आप फेल हो। कोई नहीं पूछेगा आपने किसकी मेहनत की है, किसके साथ की है, कौन सी कोचिंग की है, कैसे पढ़े हो, कैसे नोट्स बनाए, कोई नहीं पूछेगा। बस आपका मुकाम पद का होना चाहिए। अगर आप पद में बैठ गए तो इसका मतलब आपको है ना इतने कॉल आए, अरे भैया क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, रिश्तेदार मजे लेने के लिए फ़ोन करेंगे, सही पता है आपको, पूछेंगे क्या हुआ तेरा रिजल्ट आने वाला था ना आज, अरे यार नहीं हुआ, हाँ चल कोई बात नहीं। अब पता है उनके वही रिश्तेदार, क्या हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया, आपस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमें तो पता था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और नोट करते हुए जाना है। दोस्तों ये भारत सरकार का द्वारा किया जा रहा अच्छा काम है, इस ट्यूशन को आप नोट कीजिएगा। ये भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर मेरे साथ कोई भी अच्छा जो किसान से संबंधित है, किसान खेती से संबंधित है, अगर जुड़ा हुआ है तो इस ट्यूशन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा तथा अपना घर वालों को बताने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे विकास सर के द्वारा ये बताया गया है और ऐसी स्कीम आने वाली है। बात करते हैं इस ट्यूशन की, तो हाल ही में दुनिया का पहला नैनो यूरिया, दुनिया का है दोस्तों है ना, दुनिया का पहला नैनो यूरिया, यूरिया तरल उर्वरक जानते हो क्या होता है? उर्वरक होता है दोस्तों खाद जानते हो आप, खाद। दुनिया का सबसे पहला तरल नैनो यूरिया तरल उर्वरक जो अभी हाल में आ रहा है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये इफ़को द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इफ़को एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, इफ़को एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसके द्वारा नैनो यूरिया तरल उर्वरक प्रस्तुत किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, मार्केट में लाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होने वाली है। कैसे होगी इस सारी चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने सुना होगा, आपको याद होगी कि शुरुआत से 4 साल पहले भारत सरकार की मदद से एक यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग की गई थी। नीम कोटिंग क्यों की गई थी? तो यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग इसलिए की गई थी कि ये यूरिया है, खाद है, इसको क्या किया जा रहा था, अन्य स्थानों पर भी उपयोग करने लग गए थे, अन्य जगह पर इनको यूज करने लग गए थे। अन्य जगह का मतलब कि इसका मिक्सिंग ग्राइंडर करके इसको दूध वगैरह के लिए भी यूज किए जाने लगा था। और यूज किए जाने लगा था दोस्तों, तो इसमें बताया जाने लगा था कि इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें बताया जाने लगा था कि जो दूध था ना, दूध, इनमें इनको मिक्स करने के लिए यूरिया को मिक्स करके उपलब्ध कराया जा रहा था। मतलब दुनिया जो बात करते हैं हम खाने पीने की चीज़ों में इसका उपयोग होने लग गया था। और जो खेती के लिए, पेड़ पौधों के लिए होता है वो खाद अगर खाने में आने लग जाए तो किसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए नीम कोटिंग की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और अभी हाल में जो यूरिया का नैनो यूरिया बनाया जा रहा है, ये नैनो यूरिया में क्या होगा दोस्तों, एक तरल पदार्थ होगा। इस तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो यूरिया होता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो ये यूरिया एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है पेड़ पौधों के लिए। आगे मैं चलता हूँ, इसमें डिटेल में बात बताता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए एक सेकेंड, तो ये देखो इफ़को ने अभी हाल में वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया है। अब मैं बताऊंगा नैनो यूरिया क्या होगा। तो नैनो यूरिया होगा एक तरह से लिक्विड पदार्थ होगा, दवाइयाँ आती है आपकी लिक्विड की तरह, वैसे नैनो यूरिया होगा। इसका बेनिफिट कितना रहने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप नोट कीजिएगा। एक सेकेंड, इसमें नहीं है क्या, इसमें डाटा
डाटा नहीं दिया भाई साहब, काट लिया। एक सेकेंड, इसमें बताता हूँ डाटा कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ, 1 मिनट सुनिएगा आप। तो भारत में यूरिया की जो खपत है, यूरिया की खपत मान के चलते हैं तो 350 लाख, कितना 350 लाख टन भारत में यूरिया की खपत होती है। मतलब इतना उत्पादन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। कितना किया जाता है? 350 लाख टन। और 350 लाख टन को उत्पादन करने के लिए भारत सरकार को आयात भी करना पड़ता है भारतीय किसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसके बारे में बात करते हैं तो 350 इंटू 1 लाख और इंटू 1000 इतनी कैपेसिटी की मात्रा भारत सरकार को रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर। अगर हम बात करते हैं इसी में तो जो नैनो यूरिया बनाया जाएगा दोस्तों, तो इस नैनो यूरिया बनने के बाद भारत सरकार को जितनी लागत ये यूरिया उत्पादन करने के लिए लगाने पड़ते हैं उससे कम 600 करोड़ रुपए। कितना? 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। किसको प्रॉफिट होगा? भारत सरकार होगा, क्योंकि 600 करोड़ रुपए की कम लागत आएगी। ये कम लागत किस में आएगी? तो ये कम लागत आएगी भारत सरकार को। अगर 350 लाख टन की जरूरत पड़ रही है भारतीय किसानों को, तो उसमें से 300 जितनी खपत लगानी पड़ रही है, जितनी कंपनियों की जरूरत पड़ रही है, जितने उत्पादन की जरूरत पड़ रही है, जो सारी चीज़ों की जरूरत पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपए कम लगेंगे भारत सरकार के। इसके अलावा हम बात करते हैं इसी में तो जो इफ्को है, ये इफ्को में क्या होगा? जो इफ्को द्वारा किया जा रहा है कि ये जो उत्पादन किया जा रहा है यूरिया का, तो 45 किलोग्राम यूरिया, 45 किलोग्राम यूरिया अगर तुम्हारे खेत में तुम डालते हो, सुनना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 45 किलोग्राम यूरिया तुम्हारे खेत में डालते हो तो उसमें जितना खर्चा आता है ना, उस खर्चे को देखते हुए अगर नैनो यूरिया बन जाता है तो केवल और केवल उसमें 500 ml 500 मिलीलीटर, कितना? 500 मिलीलीटर, ओनली 500 मिलीलीटर की नैनो यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा के बराबर होगी। समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए। अगर 45 किलोग्राम अगर तुम खेत में यूरिया डालते हो तो उसके बदले में अगर नैनो यूरिया आ जाता है मार्केट में तो केवल 500 ml की मात्रा ही 45 किलोग्राम की मात्रा का काम कर देगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 500 ml की हम बात करते हैं तो ये मात्र 240 रुपये में आपको पड़ेगी। कितने में पड़ेगी? 240 रुपये में पड़ेगी, जो 45 किलो यूरिया के बराबर होगी इस नैनो यूरिया के माध्यम से। ये एक तरह से पाउडर होगा लिक्विड का, जो क्या करेगी आपके पेड़ पौधों में जो दवाएं छिड़की जाती है वैसे इसको लाया जाएगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इफ्को के द्वारा लॉन्च की जा रही है। इसकी जो प्रोडक्शन की जो मात्रा की स्टार्टिंग की गई है वो 2020 में नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया है। अगर ये मार्केट में आती है तो भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होने वाली है, साथ में भारतीय सरकार को भी इसमें लाभ होगा। और इसकी हम बात करते हैं किसानों को, तो किसानों के इसलिए इस स्कीम में दोस्तों क्या होगा, देखिए एक सेकेंड, तो किसानों के लिए इसमें होगा क्या कि अगर ये मात्रा आप डाल रहे हो अपने खेतों में तो 15% आपको प्रॉफिट हो जाएगा किसानों को। 15% प्रॉफिट किस में होगा? ये प्रॉफिट होगा दोस्तों आपको, जो आप यूरिया खरीदते हो ना, आप यूरिया खरीदते हो तो इस यूरिया की मात्रा खरीदने में और इसको खरीदने में जो कीमत आएगी उस कीमत को अगर आप कंपेयर करते हो तो उससे कम कीमत में ये आपको मिलेगी और 15% का आपको इजाफा होगा। साथ में आप इसी में बात करते हैं तो दोस्तों जो आपकी उत्पादन है खेती का, आप कोई भी फसल उत्पादन कर रहे हो, बोरी बीघा के हिसाब से आपकी फसल निकल रही है तो उसमें भी 20% का आपको मुनाफा होने वाला है, इतनी लाभदायक होगी। 20% का आपको क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15% का तो आपको होगा दोस्तों रुपयों में फ़ायदा। किसमें होगा? रुपयों में फ़ायदा होगा। साथ के साथ में 20% का आपको क्या होगा, तो आपको खेती में फ़ायदा होगा। खेती की उत्पादन जो क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ जाएगी खेती की, जिसमें क्या होगा, किसानों को बहुत ज़्यादा राहत में इसमें फ़ायदा मिलेगा और साथ के साथ में आप इसमें अच्छी राहत कमा ले जाओगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आज का
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये नैनो यूरिया मैंने बता दिया एक तरह से क्या होगा, एक लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा, तो इसकी बात हमने कर ली। इफ्को के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इफ्को एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मार्केटिंग फर्टिलाइजर की एक कंपनी है, एक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में इस इफ्को की स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर हम देखिए तो हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसमें कंपेयर करेंगे तो 57 मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसमें जुड़े हुए हैं। साथ में ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की एक टर्नओवर जीडीपी कैपिटल जो पर कैपिटा है उसमें बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक काम करती है, उत्पादन का ये काम करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किसके बारे में, इफ्को के बारे में। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो इफ्को के सारी सिग्निफिकेंस, उत्पादन, ये सारी चीज़ें दे दी है। ये नैनो यूरिया का सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसमें, ये देखो एक सेकंड, ये रहा डाटा। तो ये रहा डाटा दोस्तों, इसमें देखो 350 लाख मेट्रिक टन ऑफ यूरिया पर ईयर ये उत्पादन होगा। मतलब इसमें जो उत्पादन करते हैं इंडिया यूज़ करता है, इसका इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में 600 करोड़ रुपए की इसमें सेविंग होने वाली है भारत सरकार को। ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, विदेशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यदि ये इफ्को इसको लेकर आता है तो भारत सरकार ही भारतीय किसानों की मदद करने में सहायता प्रदान करेगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है जिसका नाम है दोस्तों सजग। क्या नाम है, सजग। और ये सजग किसने कमीशन किया है, तो ये कमीशन किसने किया है, तो दोस्तों ये किया गया अजीत डोभाल जी के द्वारा। किनके द्वारा, अजीत डोभाल जी ने अभी हाल ही में भारत के जो तटरक्षक जहाज है उसको लॉन्च किया अजीत डोभाल जी ने। अब ये गश्ती पोत क्या होता है, अपतटीय गश्ती पोत, साथ ही भारतीय तटरक्षक जहाज क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। तो दोस्तों आपने इसका मतलब होता है पेट्रोल वेसल, जो जहाज होते हैं ना वो पेट्रोल वेसल जहाज है, पेट्रोल वेसल जहाज होते हैं। अभी हाल में श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में भारत के द्वारा जो हजेरा पोर्ट से कोलंबो पोर्ट जा रहा था, सिंगापुर का जो जहाज था मैक्स प्रियल जो जहाज था उसमें आग लग गई थी 1486 कंटेनरों में। पता है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड लेके जा रहा था, तो उसमें आग लगने के कारण भारतीय सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई गई थी। और हमारे जो पेट्रोलिंग वाले वेसल थे, जहाज थे, नाम बता दीजिए। एक तो मैं बताता हूँ, एक तो था वज्र जहाज था, और एक कौन सा था वो भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इनके द्वारा क्या हुआ, जो पेट्रोल वेसल जहाज थे इनके द्वारा यहाँ पर सहायता पहुँचाई गई। कहाँ पर पहुँचाई गई, कोलंबो पोर्ट में। इसी प्रकार का एक जहाज है। पेट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि पेट्रोल से चलने वाला जहाज है। आपने आपके शहर में देखा होगा कि जो पुलिस की गाड़ी है वो रात भर पेट्रोलिंग करती है, तो आप देखते होंगे ये पुलिस की गाड़ी पगला तो नहीं गई है, ये तो पगला तो नहीं गए पुलिस वाले जो इधर उधर घूम रहे हैं। अरे दोस्तों वो क्या करते हैं, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं कि हमारे एरिया में या किसी न किसी मार्केट की गलियों में कोई ना कोई अपद्रवी तत्व नहीं बैठे हुए हैं या कोई कांड तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर एक प्रकार की सुरक्षा निश्चित करते हैं। इसी प्रकार भारत की जो तटीय क्षेत्र है, ऑफ शोर और इनशोर, दो प्रकार के तट क्षेत्र होते हैं। ऑफ शोर तो वो होते हैं जो भारत के तट से थोड़ा सा क्या करते हैं, दूर होकर भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इंश्योर होते हैं जो भारत के तट पर उपस्थित होते हैं। और जो भारत के तटों की हम बात करते हैं तो आपको पता है भारत का जो तट है गुजरात से पश्चिम बंगाल के तक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये भारत के तट है ना। ये सारी चीज़ों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भारत के तटरक्षीय जहाज है वो होते हैं। तो ये एक तो मैंने बता दिया आपका नाम वज्र, और एक वैभव जो कोलंबो पोर्ट में पहुँचे थे। तो अभी हाल ही में सजग नाम का एक संरक्षक पोत है जो कि लॉन्च किया गया अजीत डोभाल जी के द्वारा, जो एक पेट्रोलिंग वेजल होगा, जो ऑफशोर पेट्रोलिंग वेजल होगा। साथ में इसमें क्या क्या लगाया गया है तो ये देखिए, आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें लगाया गया है दोस्तों, तो ये दो लॉन्च किया गया है अजीत डोभाल के द्वारा। NSA अजीत डोभाल जी, NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल जी। NSA अजीत डोभाल जी के द्वारा ये कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग लॉन्च किया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर, आगे बताता हूँ आपको, देखिए एक सेकेंड। ये वेसल जो सजग है, ये देखो ये रहा दोस्तों, ये वेसल सजग लॉन्च किया गया है
जो वेसल सजग लॉन्च किया है अजित डोभाल जी ने, जो भारत के NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो ये क्या करेगा, भारत के ऑफसी और तटों की क्या करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करके ये क्या करेगा, भारत के तटीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा। ये भारत के जो प्रमुख है, ये प्रमुख पेट्रोलिंग जहाज है। इसमें बात करते हैं हम इसकी, देखिए दोस्तों, पेट्रोल बोट की हम बात करते हैं तो पेट्रोल दो प्रकार की होती है, इंश्योर पेट्रोलिंग दो प्रकार की होती है, इंश्योर और ऑफशोर। मैंने दोनों आपको समझा दी। जो ये जहाज होगा दोस्तों, तो इसमें गन लगी होगी, इसमें कैमरा लगा होगा, थर्मल कैमरा यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर गेम लगे होगी, डिफेंस सिस्टम इसमें लगा होगा, रडार्स इसमें लगी होगी, सारी चीज़ें इसमें लगी होगी दोस्तों, जिससे कि क्या होगी कि भारत के तटों की सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए और किसी प्रकार की जानहानि की, उपद्रवी तत्व की, कोई भी आतंकवादी संगठन की या किसी भी प्रकार की दुर्घटना भारत में ना हो पाए, इस प्रकार की सुरक्षा ये तटीय सीमाओं पर करती है। भारत की नौसेनाओं के अंदर ये आता है पेट्रोलिंग वेसल, जो डिफेंस का काम करेगी, भारत के रक्षा तटों की ये काम करेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्टर वोल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंश्योर पेट्रोल विजल और ऑफशोर पेट्रोल विजल, दो प्रकार के पेट्रोल विजल होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी प्रकार का, ठीक है, इधर देखो। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस पर उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर पर एक चिकित्सा MICU स्थापित किया है? अब ये क्या है दोस्तों, LICU MICU ये चीज़ होती क्या है? तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये लॉन्च किया गया है दोस्तों भारत की नौसेनाओं के द्वारा। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड से। कहाँ पर? गोवा शिपयार्ड से। और गोवा शिपयार्ड में इसको रखा जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों क्या, INS हंसा। क्या नाम है इसका हेलीकॉप्टर का? INS हंसा। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर जो हेलीकॉप्टर है वो तो वायुसेना के पास होता है। नहीं साथियों, हेलीकॉप्टर सबके पास होता है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो या थल सेना हो, CRPF के कमांडो, NSG के कमांडो, जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, इनके पास भी हेलीकॉप्टर होते हैं। सभी के पास अपने अपने हेलीकॉप्टर होते हैं। तो भारतीय जो नौसेना है, इस नौसेना ने एक ICU का एक हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसके अंदर क्या करेंगे, हॉस्पिटल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना को बचाने के लिए कोई भी नागरिक हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। और उस हेलीकॉप्टर में बिठाने के बाद उसकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हेलीकॉप्टर 2 से 3 घंटे में अपने आप में क्या हो जाता है, एक ICU और मेडिकल का रूप परिवर्तित करके एम्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और एम्बुलेंस में कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों उसमें क्या होगा कि उसमें क्या लगाया जाएगा, जिसमें वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस का काम करेगा। वो जैसे कि उसमें क्या करेगा, वो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होगी, है ना, इधर से वेंटिलेटर का माध्यम होगा, ICU बेड होगा, ये सारे सिस्टम क्या लगाए जाएंगे, इस हेलीकॉप्टर में लगाए जाएंगे, जिसका नाम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि नौसेना का है, जिसको गोवा के शिपयार्ड में रखा गया है। INS हंसा जिसका नाम है। अब ये किसने बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों HAL है। किसने बनाया? HAL क्या होता है गुरुजी? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम तो सुना होगा। ये एक गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, और इस सरकारी कंपनी का नाम इसलिए कम प्रचलन में दोस्तों आजकल, क्योंकि आजकल प्राइवेट एजेंसियां अच्छे से काम कर रही है, ताकि इसको इतना मौका नहीं मिलता, इसके कारण इसका नाम कम याद किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इस INS को क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे 2-3 घंटे में एम्बुलेंस के रूप में। HAL की हम बात करते हैं तो ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस सरकारी सिस्टम है। और इसका जो कार्य की बात करते हैं तो वो कार्य है दोस्तों किसमें, 1942 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1942 में HAL ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए आप INS हंसा को मैं बताता हूँ, ये देखिए
नेवी कन्वर्ट्स इट्स ऑल वेदर कॉपर इनटू एयर एम्बुलेंस फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स एवोकेशन जो कि बात कर रहा है कि नेवी ने कन्वर्ट कर देगा और इसका नाम है INS हंसा। ये देखिए INS हंसा जो क्या होगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होगा। इसके अंदर क्या होगा, ICU बेड होगा, एम्बुलेंस में की तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, डॉक्टर्स होंगे, सारी मेडिकल सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलने वाली है। इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने ढंग से समझा दी। इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा गया है गोवा के शिपयार्ड में। और गोवा को शिपयार्ड में कहाँ रखा गया था, ये रहा गोवा का शिपयार्ड, ये बना हुआ यहाँ पर INS हंसा को रखा गया है। और इसको इट वाज कमिश्न्ड इन सितंबर 1961 इन तमिलनाडु। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। आज का ये ट्यूशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा भी कोई ट्यूशन है क्या, एक सेकेंड, ये ट्यूशन देख लीजिए। आज का ये लास्ट ट्यूशन है। इसमें देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये किसने लिया है दोस्तों, नाओमी ओसाका ने लिए, नहीं सॉरी एक सेकेंड, नाओमी ओसाका ने ये नाम अपना वापस ले लिया है। और नाओमी ओसाका जो है दोस्तों, ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये नाओमी ओसाका है दोस्तों, जापान की खिलाड़ी। अब इन्होंने क्यों वापस लिया, तो इनको पता है कि अपने यहाँ जापान में टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने बताया था, जुलाई से अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, जिसमें पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स होंगे 2020। जो टोक्यो ओलंपिक में इनके खुद के घर पे जब ओलंपिक हो रहे हैं, तो क्यों फ्रेंच ओपन का टूर्नामेंट खेलेगी, इसलिए इनका वो नाम वापस इन्होंने ले लिया, जो कि जापान की खिलाड़ी है। ये सारी बात कर ली। एशिया की ये वर्ल्ड टेनिस चैंपियंस की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है, कौन, नाओमी ओसाका। आगे बात करते हैं, तो ये रही नाओमी ओसाका, और इन्होंने भी अपना फ्रेंच ओपन में वापस नाम ले लिया है। आगे चलते हैं, देखिए तो ये है नाओमी ओसाका, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे भाई आज। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें क्या करना, ये क्वेश्चन नोट करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चंस ऑफ द डे में ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको आंसर देना है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सालाना कब मनाया जाता है, 29 मई, 30 मई, 31 मई या 1 जून। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आपको पता है ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। आपको अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है दोस्तों, तो आप अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सेशन को डेली अटेम्प्ट करें। साथ के साथ में आपको ये भी पता है कि आपका ये सेशन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। UPSC, RS, रेलवे, NTPC, बैंक और कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इनमें आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों। आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है सबको सोल्व किया जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, तो थैंक यू, लव यू ऑल। काबिलियत इतनी बड़ा हो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, इतनी काबिलियत आपको बढ़ा लेनी है कि आपके लिए हराने के लिए साजिश करनी पड़े, आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के सेशन देखने के लिए लाइक शेयर करना ना भूलें।